मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कथित झगड़ा, कथित रगड़ा, इसके समाचार अभी भी चल रहे हैं। विशेष रूप से लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग इसको इस तरह हवा दे रहा है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हो गया हो। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों को जानते हैं, जो जानते हैं कि एक ही वैचारिक अधिष्ठान से दोनों संगठन जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल क्षेत्र में एक सहयोगी संगठन है, ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं वही इस तरह का वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का 10 जून का बयान नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला है। और यह वितंडावाद अभी भी चल रहा है। टीवी चैनल्स में तमाम तरह की बहस हो रही है। विशेष रूप से लेफ्ट लिबरल जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो तो जैसे लठ लेकर के पीछे पड़े हैं कि हो न हो ये साबित कर दिया जाए कि संघ और बीजेपी में झगड़ा है। उसमें योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, गडकरी को, सबको समेट रहे हैं और ये कहना है कि मोदी शाह के विरुद्ध पूरी मंडली संघ के साथ है। ऐसे वक्त में यह परीक्षण करना जरूरी है कि क्या वाकई संघ बीजेपी से नाराज है। 3-4 उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि संघ और बीजेपी का रिश्ता क्या है और संघ नाराज है भी कि नहीं है, और उसकी नाराजगी है भी तो किन बिंदुओं पर और किस स्तर पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जब 1948 में प्रतिबंध लगा था उस समय कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था, कोई ऐसा सांसद नहीं था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को निर्दोष साबित करने में सफल रहा। जांच में यह बात आई कि संघ का हाथ नहीं है। उसमें भी संघ के तत्कालीन सह सरकार्यवाह एकनाथ रानाडे ने सरदार पटेल को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि संघ का गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं है। प्रतिबंध हटा। उसी समय संघ ने यह विचार किया कि क्यों न राजनीतिक क्षेत्र में एक अपना सहयोगी संगठन खड़ा किया जाए जो राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलते हुए देश को संघ की कल्पनाओं के अनुसार आगे ले जा सके। और इसी पृष्ठभूमि से निकला भारतीय जनसंघ 1951 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष हुए और उसकी यात्रा चल निकली। कम या ज़्यादा चुनाव जीते, चुनाव हारे। 1977 में भारतीय जनसंघ का इमरजेंसी के खिलाफ जब विलय हो गया जनता पार्टी में, जनता पार्टी बनी। सूचना प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की टूटन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने जब गांधीवादी समाजवाद का विचार सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की तब संघ को ये चीज़ नागवार गुजरी। संघ के कई लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलने के लिए तैयार थी और संघ ने कहा कि आप चलो। और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और संघ पर उस समय जब प्रतिबंध लगा था तब जनसंघ ने ही उसके लिए सारी लड़ाई लड़ी थी। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला नहीं था। जनसंघ के गठन का ये प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो गया कि संघ की विचारधारा का विरोध करने वालों को राजनीतिक क्षेत्र में करारा जवाब मिले। फिर आडवाणी जी अध्यक्ष बने, राम जन्मभूमि आंदोलन चला, भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और संघ
विचारधारा के स्तर पर उसके साथ रहा और अभी भी है, कम या ज़्यादा। संघ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय मान बिंदुओं पर काम करते हुए देखना चाहता है। जब कभी भारतीय जनता पार्टी इससे डिरेल होती है, किसी भी कारण से या डिरेल होती हुई दिखती है, तो संघ जो है हस्तक्षेप तो नहीं करता है, लेकिन अपनी बात वो बता देता है। और संघ का भारतीय जनता पार्टी से विरोध क्यों हो, और विरोध भी हो तो वो व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ी ना होता है, वो वैचारिक स्तर पर होता है। जब संघ को लगता है कार्य दृष्टि को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भटकाव है। इधर जो भागवत जी का बयान आया है उसको ये मान कर चला जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी का सीधा विरोध है। ऐसा नहीं है। 3-4 उदाहरण मैं दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी संघ के लिए मैदान में लड़ती हुई दिखी, जब संप्रग सरकार में भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी खुलकर के सामने आई। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल बाद में गृह मंत्री बने और राहुल गांधी ने स्वयं जो है भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का जब हौवा खड़ा किया, पी चिदम्बरम ने हौवा खड़ा किया, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन जो संघ के समर्थन में पूरी शिद्दत से खड़ा हुआ, पूरी लड़ाई लड़ी। और उस समय बताते हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो सर्वे सर्वा इंद्रेश कुमार, इन सब को भगवा आतंकवाद, मालेगांव ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट में फंसाए जाने की साजिश थी। और इन्हीं साजिशों में साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद, कर्नल पुरोहित, इन सब को फंसाया गया और सबको लगभग अनंत काल के लिए जेल हो गई थी। अनंत काल का मतलब ये कि अगर नरेंद्र मोदी शासन में नहीं आए होते तो अनंत काल तक यानी जीवन पर्यंत ये तीनों चारों लोग जेल में रहते। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद चीजें बदली और इन पर जो इस तरह का आरोप आतंकवाद का, देशद्रोह का लगा था, एनआईए ने उसकी सही से जांच की और सब लोग उससे मुक्त हुए। आज स्वामी असीमानंद हो, कर्नल पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा हों, सब बाहर हैं। और साध्वी प्रज्ञा तो भोपाल से सांसद भी रह चुकी हैं और उन्होंने हराया किसको था? भगवा आतंकवाद को जोर शोर से उठाने वाले सेकुलर नेता दिग्विजय सिंह को 3 लाख वोटों से हराया था। तो फिर संघ का बीजेपी से विरोध क्यों होगा, जबकि बीजेपी राजनीतिक क्षेत्र में संघ के विचार बिंदुओं को लेकर इतना तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन हम कहेंगे विरोध है, विरोध वैचारिक है। जैसे 2-3 मुद्दे मैं उठाऊंगा जहां संघ का विरोध दिखा भी, कहा नहीं, बात अलग है। चूंकि समन्वय बैठकें होती हैं, उस समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, संगठन मंत्री वगैरह जाते हैं तो विचार विनिमय होता है। संवाद की जब जब कमी हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब तब थोड़ा दोनों के बीच विरोध देखने को मिला। जैसे मुलायम सिंह को जब पद्म पुरस्कार दिए गए, तब यह बात संघ को नागवार गुजरी। संघ को नहीं, पूरे विचार परिवार को नागवार गुजरी कि जिस मुलायम सिंह यादव ने 1990 में 2 नवंबर को शांतिपूर्ण कार्यसेवकों पर गोली चलवाई, उस मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार देने का क्या मतलब है। संघ को यह बात बुरी लगी, अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। संघ ने इस बात को बीजेपी को बता भी दिया। दूसरी बार संघ या विचार परिवार के लोगों को तब वह बात बुरी लगी जब भ्रष्टाचारी अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। शिंदे के साथ महाराष्ट्र की सरकार आराम से चल रही थी, फिर भी 1-2 दिन पहले जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था और देवेंद्र फडणवीस ने
चक्की पिसिंग का आरोप लगाया था, वही अजित पवार एक सप्ताह बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये बात संघ विचार परिवार में लोगों को अच्छी नहीं लगी। तीसरा कारण, नूपुर शर्मा का जब ये मामला आया था, एक टीवी चैनल पर उन्होंने कुरान के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही थी जिस पर मुस्लिम समाज ने उनका बुरा माना था और सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने को नूपुर शर्मा से अलग थलग कर लिया और उनको निलंबित तक कर दिया। ये बात लोगों को बुरी लगी। तो ये मुद्दे की बात है कि संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन मुद्दों को लेकर के समाज में चलना चाहता है और उसकी अपेक्षा होती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के अन्य सहयोगी संगठन आवाज में आवाज मिलाकर चलें। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की आवाज में आवाज नहीं मिलाई जाती है तो संघ को यह बात अच्छी नहीं लगती है। ये अलग बात है कि वो कुछ न बोले। जैसे इधर जो भागवत जी का बयान है, बाद में ये बात आई भी कि भागवत जी का बयान जो है वो मोदी को लक्षित करके नहीं कहा गया था, या इंद्रेश कुमार ने बाद में सफाई दी कि नहीं, ऐसा उद्देश्य उनका नहीं था। तो ये चलता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बिल्कुल तलवार खिंच गई है। विचार विनिमय होता है। संवादहीनता की स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जैसे जो जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब आत्मनिर्भर संगठन हो गया है, अपना काम कर सकता है, उसके पास पर्याप्त फोर्स है कार्यकर्ताओं की, अब संघ को इसकी जरूरत नहीं है। संघ के अंदर खाने ये माना गया कि यह बयान वह न देते तो ज़्यादा ठीक रहता। इसलिए कि बीच चुनाव में इस तरह बयान देने का मतलब यह है कि संघ का अधिकारी भले न बोले, लेकिन संघ का कार्यकर्ता और संघ के समर्थकों की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और संघ का ये अधिकारी थोड़ी न कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन न करो। ये अपने आप समर्थक अपने आप ये तय कर लेता है कि हमको समर्थन करना है या नहीं करना है। वो घर बैठ जाता है या धुआंधार काम नहीं करता है। एक दो बार के ऐसा आया भी मुद्दा, जैसे 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो एक प्रकार से जो है राष्ट्रीय भावनाएं जो है उस समय उबाल पर थी। तो संघ ने उस समय किसी को कुछ कहा थोड़ी ना, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वाभाविक रूप से 1984 में भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस का समर्थन किया था और 412 सीटों के साथ कांग्रेस उभर करके आई थी लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट मिली थी। एक सीट मिली थी गुजरात से ए.के. पटेल और दूसरी सीट मिली थी सी जंगारेड्डी, मेढक से चुनाव लड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी तक चुनाव हार गए थे, जो माधवराज सिंधिया ने उनको हरा दिया था। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से राजनीतिक तौर पर 84 में धरातल पर आ गई थी। बाद में जब आडवाणी जी हाथ में कमान आई तब थोड़ा सी स्थिति सुधर गई। ये मतभेद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर जो दिखते हैं वो झगड़ा नहीं है, वो रगड़ा नहीं है, वो केवल यह है कि जो राष्ट्रीय विचार बिंदु है उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करे। संघ की केवल यही अपेक्षा होती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सात सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।